हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कचावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज के इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मैं मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आपने अभी से जो है ग्रंथपाल बनने का जो सपना देखा है उसकी तैयारी में जुट गए हैं। जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है, मैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके स्टेट में आपकी सरकार के द्वारा कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैपिंग इन कोलन क्लासिफिकेशन, कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन में कोलन क्लासिफिकेशन का मैपिंग कैसे हुआ। डॉक्टर रंगानाथन ने जो है ज्ञान जगत में बहुत सारे विषय थे, उन विषयों को कैसे अलग अलग बांटा, उन विषयों का कैसे मैपिंग किया है, आज इस पूरे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में से एक सवाल हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पर, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। और जो विद्यार्थी छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन, छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप के अंदर हमने छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी थे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा कोर्स कब लॉन्च होगा। तो उनके रिक्वेस्ट पर, उनके निवेदन पर हमने जो है छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल का कोर्स शुरू कर दिया है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास। आप जो है जिसको भी हमारे साथ तैयारी करनी है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप के अंदर कुछ फ्री कंटेंट है, उस फ्री कंटेंट को जरूर देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये न्यूज थोड़ी पुरानी है। इस पुरानी न्यूज में ये लिखा है कि स्कूलों में 2382 ग्रंथपाल के पद रिक्त हैं। तो ध्यान रखना, वैकेंट पोस्ट है ग्रंथपाल के 2382 है। लेकिन ग्रंथपाल की नियुक्ति को लेकर बेरोजगार राज्यपाल से मिले। छत्तीसगढ़ में जितने भी बेरोजगार लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो राज्यपाल से मिले, और जैसे ही आपके छत्तीसगढ़ के अंदर नई सरकार बनी थी, नई सरकार ने बनते ही 2 फरवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि शिक्षक भर्ती की जाएगी 33,000। कितनी है दोस्तों? 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। उसमें जो पॉइंट नंबर 6 है, ग्रंथपाल की 1844 पदों पर आपके वैकेंसी होगी। कितने पदों पर? 1844 पदों पर। और नई सरकार ने इस वैकेंसी को 100 दिवस की कार्य योजना में सबसे पहले ऊपर रखा था। ठीक है दोस्तों, तो ये सरकार तैयारी कर रही है और बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। वैकेंसी तो एक दिन आ जाएगी, लेकिन एक दिन में आपकी तैयारी नहीं होगी। अगर आपने सपना देखा है ग्रंथपाल बनने का, तो कम से कम आपको 4 से 6 महीने अगर आपकी प्रॉपर तैयारी होगी, उसके बाद ही आपका जो है क्या होगा दोस्तों, सिलेक्शन होगा दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। सिलेबस पूरा करने के बाद जो है बार बार रिवीजन करना और बार बार टेस्ट देने से जो है आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा, और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मैपिंग इन कॉलम क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक मैपिंग इन कॉलम क्लासिफिकेशन, मैपिंग इन सीसी। ठीक है ना भाई, कॉलम क्लासिफिकेशन में चित्रण। ठीक है ना, सीसी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? द्विबंधु। द्विबंधु वर्गीकरण में सॉरी द्विबंधु वर्गीकरण में चित्रण।
आपको पता है कि भारत की जो है पहली वर्गीकरण पद्धति है जो है वो क्या है दोस्तों, कोलन क्लासिफिकेशन है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति तो वो डीडीसी है, लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलन क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोलन क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, द्विबंधु वर्गीकरण कहते हैं। अब कोलन क्लासिफिकेशन को विकसित किसने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। सीसी को विकसित किया था बाय डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा। डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति को विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था। दूसरी बात ध्यान रखना है कि सीसी क्या है, तो सीसी इज ए फुल्ली फ्रीली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फुल्ली फ्रीली फैसेटेड स्कीम, फैसेटेड स्कीम। तो फुल्ली फ्रीली को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, तो पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति, पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब यह है कि जो कोलन क्लासिफिकेशन है, तो कोलन क्लासिफिकेशन को कहा जाता है कि कोलन क्लासिफिकेशन इज ए फुली फ्रीली फैसेटेड स्कीम है, जो पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति इसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि कोलन क्लासिफिकेशन का निर्माण जब डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने किया था, तो कोलन क्लासिफिकेशन जो है उनको जो है उनके 7 एडिशन में इसको डिवाइड किया गया था। तो आपको पता है कि देयर आर 7 एडिशंस ऑफ सीसी, ठीक है ना। तो कोलन क्लासिफिकेशन के वर्तमान में कितने संस्करण है, एडिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, संस्करण। तो आपको ध्यान रखना, एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो सीसी का जो फर्स्ट एडिशन है, तो आपको पता होना चाहिए सीसी का फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1933 में आया था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सीसी का सेकेंड एडिशन कब आया था, 1939 में आया था। उसके बाद आपको सीसी का थर्ड एडिशन कब आया था, थर्ड एडिशन आया था 1950 में। उसके बाद आपको याद रखना है कि सीसी का फोर्थ एडिशन कब आया था, तो फोर्थ एडिशन आया था 1952 में। और सीसी का जो फिफ्थ एडिशन है, तो फिफ्थ एडिशन कब आया था, 1957 में। और सीसी का जो सिक्स्थ एडिशन है, तो सिक्स्थ एडिशन जो है वो है 1960 में। ठीक है, उसके बाद जो है इसका रीप्रिंट आया था, सिक्स्थ एडिशन का जो है क्या आया था दोस्तों, रीप्रिंट आया था। तो सिक्स्थ एडिशन का जो रीप्रिंट आया था वो आया था 1963 में। कब आया था दोस्तों, 63 में आया था। और सीसी का लास्ट और अंतिम एडिशन आया था 1987 में। कब आया था, 1987 में। ठीक है दोस्तों, तो हम कोलन क्लासिफिकेशन का जो मैपिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैपिंग से पहले आपको सीसी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई आपको पता है कि जो है भारत के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, और उस लाइब्रेरी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे किताबें हैं अलग अलग विषय की। तो जब एक नया यूजर जब लाइब्रेरी में आता है, एक नया पाठक जब वो लाइब्रेरी में आता है, वो जो किताब चाहता है तो उसको वो कैसे प्राप्त करेगा। तो ध्यान रखना, उन्होंने डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने ज्ञान जगत का जो है मैपिंग किया था। ज्ञान जगत का मतलब होता है बहुत सारे किताबें हैं, तो उन अलग अलग विषय की जो किताबें थी उन किताबों को इस तरीके से मैपिंग किया ताकि कोई भी एक रीडर आता है तो उसको वो किताब बहुत कम समय में और जल्द से जल्द उसको मिले। इसलिए डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन का मैपिंग किया था। क्या किया था दोस्तों, मैपिंग किया था। अब मैपिंग कैसे किया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है डीडीसीसी के जो 7 एडिशन होते हैं, इन 7 एडिशन में एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह करते हैं कि डॉक्टर रंगानाथन ने, ठीक है ना, डॉक्टर रंगानाथन, ठीक है, डॉक्टर रंगानाथन ने मुख्य वर्गों का क्रम, मुख्य वर्गों का क्रम, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑर्डर ऑफ मैन क्लास, ऑर्डर ऑफ मैन क्लास। तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने विषय को क्लासिफाई करने के लिए क्या किया दोस्तों, विषय को
क्लासिफाई करने के लिए, सीसी में ज्ञान जगत को मैपिंग करने के लिए, अलग अलग विषय को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया था दोस्तों? उन्होंने ध्यान रखना, मुख्य वर्गों का जो क्रम है, क्रम को त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया था। ठीक है ना? तो उन्होंने जो है दर्शाया गया था। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो लाइब्रेरी साइंस में जितने भी जो है कह सकते किताबें होती है, या इस ज्ञान जगत में अलग अलग विषय की जो किताबें होती है, उन अलग अलग विषय की किताबों के लिए एक मेन क्लास तैयार की थी, और मेन क्लास को इन्होंने एक त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया था। ठीक है ना? ये त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया था। तो ये जो मैपिंग वाला जो कार्य है, ये मैपिंग वाला जो कार्य है वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में दोस्तों? तो ये ध्यान रखना है, मैपिंग वाला जो कार्य है वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। तो पहला जो स्टेप है, ये हम कह सकते हैं कि जो पहला चरण है, वो पहला चरण शुरू हुआ था, इन्होंने शुरू किया था। तो इन्होंने सब्जेक्ट को क्लासिफाई करने के लिए, सब्जेक्ट को अलग अलग बांटने के लिए अलग अलग जो है रोमन कैपिटल लेटर की रोमन कैपिटल लेटर का प्रयोग किया था, इंडो अरेबिक नंबर का भी प्रयोग किया था। तो पहले स्टेप में इन्होंने क्या किया? ए से लगाकर एम तक, तो ए से लगाकर एम तक इन्होंने जो है साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्ट को उन्होंने बांटा था। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, तो सेकंड स्टेप जो है आपके एन से लगाकर एस, तो सेकंड स्टेप में उन्होंने ह्यूमैनिटीज, ठीक है ना? तो ह्यूमैनिटीज का मतलब होता है हिंदी में मानविकी। क्या कहते हैं दोस्तों? मानविकी वाले जितने भी विषय है उनको बांटा। और ए से एम तक इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट बांटा? साइंस। फिर थर्ड स्टेप में इन्होंने बांटा था, ठीक है ना, थर्ड स्टेप में टी से लगा के जेड, तो टी से लगा के जेड में जितने भी सोशल साइंस, तो सोशल साइंस का मतलब क्या होता है? सामाजिक विज्ञान। ठीक है ना? सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान के विषय को बांटा। तो उन्होंने जो मुख्य वर्ग है, उन मुख्य वर्ग को, ऑर्डर को जो है दर्शाने के लिए इन्होंने त्रिभुज का प्रयोग किया था। यहां से शुरू किया ए से लगाकर एम तक। तो ए से लगाकर एम तक अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो समझ लीजिए ए से लगाकर एम तक साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, जो भी है, बायोलॉजी, बॉटनी, जो भी है, वो ए से लगाकर एम के बीच में होंगे। फिर उसके बाद एन से एस, ठीक है ना? तो एन से एस के बीच में इन्होंने ह्यूमैनिटीज, मानवीय के विषय को बांटा था। फिर उसके बाद यहाँ से टी से लगाकर जेड, तो टी से जेड तक सोशल साइंस सब्जेक्ट को इन्होंने बांटा है दोस्तों। तो इसलिए डॉक्टर रंगानाथन ने मुख्य वर्गों का जो क्रम है वो त्रिभुज के द्वारा इन्होंने दर्शाया था। और मेन क्लास को जो है जितने भी विषय हैं, इन विषय को मेन क्लास बनाने में उनको 3 चरणों का प्रयोग किया था। पहला चरण में कार्य हुआ था ए से एम तक साइंस विषय का, दूसरे चरण में एन से एस ह्यूमैनिटीज विषय का, और तीसरे चरण में हुआ था टी से जेड सोशल साइंस का हुआ था दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है? तो कहने का मतलब 3 चरणों में जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ये कार्य पूरा किया था दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो मेन क्लास बनाए थे, तो मेन क्लास आपको याद रखनी है, पहला चरण है ए से एम तक। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ए कैपिटल लेटर है ए, तो ए पर कौन सा विषय इन्होंने दिया है? तो ए पर दिया है नेचुरल साइंस। क्या दिया दोस्तों? नेचुरल साइंस। बी पे कौन सा दिया है? बी पे दिया मैथ्स। सी पे कौन सा दिया है? सी पे दिया है फिजिक्स। डी पे कौन सा दिया है? डी पे दिया है इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग। ई पे कौन सा दिया है दोस्तों? ई पर दिया है आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री। ई पे आपको केमिस्ट्री दिया है। एफ से क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? टेक्नोलॉजी हो जाएगा, एफ से टेक्नोलॉजी। ठीक है, जी से क्या हो जाएगी? बायोलॉजी। जी पर क्या हो जाएगी? बायोलॉजी। एच पे क्या हो जाएगा? एच पे हो जाएगा जियोलॉजी। क्या हो जाएगा? जियोलॉजी, भूविज्ञान। आई पे क्या हो जाएगा? बोटनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बोटनी। आई जे पे क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। ठीक है ना? जे पर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। जे एच पे क्या हो जाएगा? जूलॉजी। ठीक है ना? एच पर क्या हो जाएगा? जूलॉजी।
ए बी से जी पे बायोलॉजी, एच पे जियोलॉजी, ठीक है, भू विज्ञान, आई पे बॉटनी हो जाएगा, जे पे एग्रीकल्चर, एच पे जूलॉजी, सॉरी एच आई जे के होगा यहाँ पर, सॉरी के, जी जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो के पे ध्यान रखना, वो क्या होगा, जूलॉजी, के पे क्या हो जाएगा, जूलॉजी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको याद रखना, के पे जूलॉजी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि एल, एल पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मेडिसिन, क्या हो जाएगा दोस्तों, मेडिसिन। एल एम, एम से हो जाएगा यूजफुल आर्ट्स, क्या हो जाएगा, यूजफुल आर्ट्स हो जाएगा। एम एन, एन से क्या हो जाएगा, फाइन आर्ट्स, क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइन आर्ट्स हो जाएगा। एम एन ओ, ओ से क्या हो जाएगा, लिटरेचर, क्या हो जाएगा दोस्तों, लिटरेचर हो जाएगा। एम एन ओ पी, पी से हो जाएगा लिंग्विस्टिक, क्या हो जाएगा, लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान। पी, क्यू से हो जाएगा आपको रिलीजन, क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलीजन। आर, क्यू आर, आर से हो जाएगा फिलोसॉफी, आर्ट्स, आर पे कौन सा सब्जेक्ट है, फिलोसफी। एस पे हो जाएगा साइकोलॉजी, क्या हो जाएगा दोस्तों, साइकोलॉजी हो जाएगा। टी पे हो जाएगा एजुकेशन, टी पे क्या हो जाएगा, एजुकेशन। यू पे हो जाएगा ज्योग्राफी, क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्योग्राफी हो जाएगा यू पे। यू वी, वी पे हो जाएगा हिस्ट्री, क्या हो जाएगा दोस्तों, वी पे हो जाएगा हिस्ट्री, क्या हो जाएगा दोस्तों, हिस्ट्री हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और डब्लू पे हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस, डब्लू पे क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। एक्स पे हो जाएगा इकोनॉमिक्स, क्या हो जाएगा दोस्तों, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई, वाई पे हो जाएगा सोशियोलॉजी। और जेड पे हो जाएगा आपको लो, एल ए डब्ल्यू। अब देखिए इधर, ये जो मेन क्लास है सीसी की, यहां से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा के अंदर कोई भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले ए पे नेचुरल साइंस होता है, इसको मैं याद करने की ट्रिक भी बता देता हूं अगले 2 मिनट में। तो इस याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए हमें शांत जगह चाहिए। तो शांत जगह के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, प्रकृति की गोद में। तो ध्यान रखना, ए से क्या हो जाएगा, नेचुरल साइंस, ठीक है। अब प्रकृति की गोद में जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ेंगे सबसे भारी वाला, तो भारी वाला सब्जेक्ट बी पे आ गया, मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के बाद उससे कम भारी वाला कौन सा सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स हो गया। और जो बंदा मैथ्स और फिजिक्स में होशियार होता है, वो क्या बनता है दोस्तों, इंजीनियरिंग बन जाता है। और इंजीनियरिंग में 2 सब्जेक्ट के अलावा आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि जो पहला चरण हुआ था ए से लगाकर एम तक, इन्होंने सारे साइंस के शब्द, साइंस के विषय को मेन क्लास दी है। फिर उसके बाद है एफ टी, तो मैंने याद किया था एफ टी, फैशन टीवी। तो टीवी से आपको याद रखना है टेक्नोलॉजी, क्या याद रखना है, टेक्नोलॉजी। जीबी, जीबी से गीगाबाइट होता है, लेकिन जी से, जीबी से याद रखना है बायोलॉजी, क्या हो जाएगा, बायोलॉजी। एच जी से क्या हो जाएगा, जियोलॉजी, भू विज्ञान जिसे कहते हैं। आई बी, तो आई बी से याद रखना इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, लेकिन आई पर क्या आएगा, बॉटनी आएगा। जे ए, जे पर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा। फिर उसको याद रखना है काजू, काजू से क्या हो जाएगा, के से जूलॉजी हो जाएगा। एल मेडिसन, एल फॉर मेडिसन हो जाएगा। एम का मतलब होता है यूजफुल आर्ट्स, एन का मतलब होता है फाइन आर्ट्स। तो ये चीज ध्यान रखना है कि पहले क्या आएगा, यूजफुल आर्ट्स आएगा, उसके बाद एन पर क्या आएगा, फाइन आर्ट्स आएगा। ओ, तो ओ माई गॉड, तो अपन यूज करते हैं ना ओ माई गॉड, तो ये ओ माई गॉड इंग्लिश लिटरेचर में यूज होता है। तो ध्यान रखना है, ओ से क्या हो जाएगा, लिटरेचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिटरेचर। पी से ध्यान रखना, पी एल अपन लेते हैं, पी एल पर्सनल लीव लेते हैं, तो पी से याद रखना लिंग्विस्टिक हो जाए, जिसे हिंदी में भाषा विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, लिंग्विस्टिक को भाषा विज्ञान कहते हैं। क्यू आर, आर से क्या हो जाएगा, रिलीजन, क्या हो गया, रिलीजन हो गया। आर से फिलोसॉफी हो जाएगा। क्यू आर कोड, तो याद रखना है क्यू आर कोड, तो क्यू आर, आर से रिलीजन हो गया। अब आर एस बनने के लिए पहला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा फिलोसॉफी, और एस पे क्या आता है, साइकोलॉजी। और टीचर हमेशा क्या देता है दोस्तों, शिक्षा देता है, क्या देता है, शिक्षा। तो टी पर क्या आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा। यू पर क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी, भूगोल हो जाएगा। वी पर हिस्ट्री हो जाएगा। डब्ल्यू पर पॉलिटिकल साइंस।
एक्स पर इकोनॉमिक्स और वाई पर सोशियोलॉजी और जेड पर लॉ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये आपको याद रखना है कि मेन क्लास को जो है इन्होंने इस ऑर्डर में जो है इन्होंने सब्जेक्ट को बांटा है दोस्तों। ठीक है, अब इनके अलावा और भी जो है और भी जो विषय थे उन विषयों को इन्होंने साथ में जो है बांटा है। कैसे? जैसे मान लीजिए इन्होंने जो है मुख्य क्लास के क्रम को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया था? इन्होंने प्रयोग किया था त्रिभुज का, ए एम फिर एन एस और फिर टी जेड। तो एम और एन के बीच से त्रिभुज के ऊपर इन्होंने एक वर्ड लिखा था एम और एन के बीच में। तो एम और एन के बीच में इन्होंने एक और जो है सब्जेक्ट को बांटा था, वो है चिन्ह डेल्टा। कौन सा है दोस्तों? डेल्टा। और डेल्टा का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? तो डेल्टा का प्रयोग होता है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिज्म। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिज्म, आध्यात्मिक अनुभव व रहस्यवाद। ठीक है ना दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्होंने डेल्टा का भी प्रयोग किया था। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने सीसी के अंदर बहुत सारे जो है नोटेशन और सिंबल्स का प्रयोग किया था। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने डेल्टा का भी प्रयोग किया था और डेल्टा का प्रयोग किया था एम और एन के बीच में। किसके बीच में? एम और एन के बीच में प्रयोग किया था। उसके अलावा आपको पता है कि जो है बी पे तो आपको क्या आता है दोस्तों? मैथ्स आता। क्या आता? मैथ्स। लेकिन बी से पहले क्या आता है? ए जेड आ जाता है। तो ध्यान रखना ए जेड पे क्या आता है? मैथमेटिकल साइंस। क्या आता है दोस्तों? मैथमेटिकल साइंस, जिसे हिंदी में कहते हैं गणितीय विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों? गणितीय विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है ना? मैथमेटिकल साइंस हो गया। अब आपको पता है कि सी पे क्या आता है? सी पे आता है फिजिक्स। क्या आता है? फिजिक्स। लेकिन इससे पहले क्या आता है? बी जेड। बी आता है, बी के साथ जोड़ दो जेड, तो बी जेड से क्या हो जाएगा? आपके फिजिकल साइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फिजिकल साइंस हो जाएगा। तो बी जेड में आपका क्या हो जाएगा? फिजिकल साइंस हो जाएगा। एक याद रखना एच एक्स पे कौन सा विषय आता है? माइनिंग का आता है। कौन सा आता है दोस्तों? माइनिंग। और एक ध्यान रखना एम जेड पे आता है ह्यूमैनिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एम जेड और एम जेड ए, तो छोटा अक्षर है तो नाम बड़ा आएगा। एम जेड ए के एम जेड में आएगा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। क्या आता है दोस्तों? ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। और जबकि एम जेड ए में केवल ह्यूमैनिटीज आएगा, मानविकी ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों? मानविकी आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट ये भी होता है के एक्स में ध्यान रखना है एनिमल हस्बेंड्री। क्या था दोस्तों? एनिमल हस्बेंड्री का सब्जेक्ट दिया हुआ होता है। तो हमेशा इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा के अंदर हमेशा ये सवाल पूछा जाता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसको याद कैसे करें? देखिए, इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने रजिस्टर में नोट्स बनाना होगा। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि भाई नोट्स बनाओ। जिंदगी में एक बार नोट्स बनाएं, एक बार ही नोट्स बनाना होता है, कि बार बार थोड़ी बनाना होता है। क्या आपका छोटा सा सिलेबस है बिलीव लेवल का? अगर हम बिलीव लेवल का 6 पार्ट हम पढ़ते हैं तो 6 रजिस्टर आपको फॉलो करना होता है। और जिस दिन 6 रजिस्टर के आपके नोट्स बन गए उस दिन आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हमने इतना अच्छा आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया है, आप ऐप के अंदर जाके कुछ डेमो क्लासेस देखो, ताकि आपको पता चलेगा कि कितना शानदार कंटेंट दिया है। हर एक टॉपिक दिया हुआ है, हर टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, पीडीएफ के नीचे टेस्ट दिया हुआ है। फिर उसके बाद लाइव एमसीक्यू बैच हमने शुरू कर दिया 1 मार्च से, ताकि आप एक बार रिकॉर्डेड पढ़ लो, उसके बाद लाइव एमसीक्यू से जुड़ जाओ। इससे क्या है कि आपका पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हमें किताब बता दो, ऑब्जेक्टिव की किताब बता दो। और किताब तो हम बता देंगे, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि फाउंडेशन में कौन से टॉपिक होते हैं, क्लासिफिकेशन में कौन से टॉपिक होते हैं, कैटलॉगिंग में कौन से टॉपिक होते हैं, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में कौन से टॉपिक होते हैं, मैनेजमेंट में कौन से टॉपिक होते हैं, जब तक एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिल सकती है। क्योंकि
हमेशा ध्यान रखना है कि सफल और असफल में दोनों में, अगर लाइब्रेरी साइंस में जो विद्यार्थी सफल हो जाता है और जो विद्यार्थी असफल हो जाता है, उन दोनों में एक ही अंतर है। सफल वो होगा जो समय पर कोर्स कर लेगा, और कोर्स करने के बाद कम से कम 2 महीने या 3 महीने जब वो रिवीजन करेगा, टेस्ट देगा, तब जाकर वो सफल होगा। और असफल क्या होता है, जैसे ही वैकेंसी आती है, वैकेंसी के बाद पढ़ना शुरू करता है, और जैसे ही पढ़ना शुरू करता है, सिलेबस पूरा होता है, तब तक तो एग्जाम आ जाता है, और एग्जाम में वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इससे सिलेबस तो पूरा करने के साथ साथ उसको डेली रिवीजन भी करना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट भी देना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और इस टॉपिक को जो मैंने लिखाया है, हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। तो बाइलिंगुअल पढ़ाने से ये हो जाता है आपको फायदा कि आप जो है कभी भी जो है इसको आराम से समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग। पहला सवाल है, सीसी के ज्ञान जगत के रेखांकन चित्रण में विज्ञान को स्थान दिया गया था। तो विज्ञान कौन भाई? विज्ञान का मतलब साइंस। तो ध्यान रखना है साइंस को कहां पर दिया गया था। तो आपको पता है कि साइंस को दिया गया था A to M। तो आपको पता है ज्ञान जगत में जो मैपिंग हुई थी सीसी की, सीसी में ज्ञान जगत की जो मैपिंग हुई थी, तो A से M में उन्होंने साइंस सब्जेक्ट को दिया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल है, सीसी के ज्ञान जगत के रेखांकन चित्रण में मानविकी को स्थान दिया गया था। अब मानविकी को पता है, मानविकी में ध्यान रखना है दूसरा जो चरण होता है, एन से लगाकर एन से एन टू एस तक, एन टू एस में आपको दूसरा जो चरण है वो ह्यूमैनिटीज का था। और ज्ञान जगत रेखांकन चित्र में सामाजिक विज्ञान तीसरा चरण था, और तीसरा चरण क्या था? T2Z। क्या था दोस्तों? T2Z। तो इस तरीके से त्रिभुज के अंदर इन्होंने दर्शाया था। तो सोशल साइंस T2Z हो गया। किस मुख्य चिन्ह को ज्ञान जगत के रेखांकन चित्र में सर्वोच्च त्रिभुज के शीर्ष पर स्थान दिया गया था? ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में यहाँ पर M है, यहाँ पर N है, और सबसे ऊपर कौन सा चिन्ह दिया था? वो दिया था आपके डेल्टा का। किसके लिए दिया था दोस्तों? डेल्टा का दिया था। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ये देखिए KVS 2015 के अंदर सवाल पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू सीसी जे इज नोन एज, कि अकॉर्डिंग टू सीसी के अनुसार जे पर कौन सा विषय आता है? तो जे पर विषय आता है एग्रीकल्चर। कौन सा आता है दोस्तों? एग्रीकल्चर आता है। जब आप प्रॉपर कंटेंट को लिख लोगे ना, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ के नोट्स बनाता था। नोट्स बनाने का फायदा क्या होता है कि आप कभी भी किताब को लेकर बैठना पढ़ना शुरू कर देते हो, और वो चीज़ जब एक ही चीज़ को 4-5 चीज़ें वो पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक जो आइडियाज़ आते हैं उनको याद करने का ट्रिक याद हो जाती है। सीसी में ई, तो ई किसके लिए आता है दोस्तों? तो ई आता है आपके केमिस्ट्री के लिए। किसके लिए आता है दोस्तों? केमिस्ट्री के लिए आता है। अकॉर्डिंग टू सीसी एच एक्स, तो एच एक्स किसके लिए आता है दोस्तों? एच एक्स आता है माइनिंग के लिए आता है। किसके लिए आता है? माइनिंग के लिए। और अंग्रेजी के बड़े अक्षर एम जेड, तो ध्यान रखना है एम जेड। तो एम जेड छोटा है, तो एम जेड छोटा है तो बड़ा आएगा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोशल साइंसेज हो जाएगा। फिर ये KVS 2018, ये एग्जाम जो हुआ था KVS 2018 में, और इस एग्जाम में मैंने भी इंटरव्यू दिया था, और इसमें रिटर्न क्लियर किया था, और मेरे को टोटल पूरे इंडिया में सिर्फ 2018 में 60 पोस्ट थी। कितनी थी? 60 पोस्ट थी। उसमें मैंने भी इंटरव्यू दिया था फरवरी 2019 के अंदर, यही पेपर था। इस पेपर में मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था, और 2019 में मैंने इंटरव्यू भी दिया था। हालांकि रिटर्न में भी अच्छे नंबर थे, इंटरव्यू में ठीक थे, लेकिन फाइनल मेरिट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। अगर मान लीजिए उसमें उस समय मेरा सिलेक्शन हो जाता KVS में, तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होता। ठीक है ना भाई, KVS में जॉब लगने के बाद ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल जाती है, तो आज मैं नहीं होता। लेकिन जो KVS में मेरा जो रिटर्न हुआ था, तो एक मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि जब मैं ऑल इंडिया 60 पोस्ट है उसमें मेरा क्या हो गया दोस्तों? उसमें मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। तो मेरे
100 में से जो है सब्जेक्ट में नंबर थे 82, कितने थे? 82 था। और जो केवीएस का जो टॉपर था मेरे साथ, वो टॉपर के थे 84, ठीक है ना, 100 में से 84 थे, ठीक है ना। तो मेरे 82 थे, और पूरे भारत का जो टॉपर था उसके सब्जेक्ट में 100 में से 84 थे, सिर्फ 2 नंबर का ही फैसला था। तो लेकिन यहाँ पर जब मैंने इंटरव्यू दिया था, इंडिया लेवल का कंपटीशन 60 पोस्ट थी उस समय, तो मुझे लगा कि यार मैं इंडिया लेवल पर रिटर्न एग्जाम निकाल सकता हूँ, तो और अन्य एग्जाम क्यों नहीं निकाल सकता हूँ। फिर मैंने राजस्थान की तैयारी की, और राजस्थान में शानदार रैंक की वजह से शानदार सिलेक्शन हुआ मेरा, और आज आपके सामने मैं लाइब्रेरी साइंस आप लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको गाइड करने के लिए आया हूँ। मेरा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत, तब जाकर जो है आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए थे, करीबन 12-14 एग्जाम दिए थे, उसमें 7-8 में रिटर्न भी निकाला था। तो जो अनुभव है, जो संघर्ष के दौरान जो मैंने अनुभव सीखा है, तो जो नए नए लाइब्रेरी साइंस में जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उनको, कई विद्यार्थियों को पता नहीं चलता है कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़े। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म पर एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको जल्द से जल्द जो है बेरोजगारी से मुक्ति कराऊं, ताकि आप भी बेरोजगारी से जल्द फ्री हो, मुक्ति प्राप्त करो, और जल्द से जल्द एक सरकारी पुस्तकालय अध्यक्ष बने, ताकि जो है आपकी नौकरी में सभी की खुशी है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी आपके माता पिता को, फिर उसके बाद आपकी बहन को, आपके भाई को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चे को, सबको खुशी मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या है कि घर में एक नौकरी की वजह से घर में करीबन 8 से 10 मेंबर को खुशी होती है कि भाई जो जो इन्होंने मेहनत की है वो कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भी मुझे इतना प्रेम दिया है। स्पेशली छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल के जो छत्तीसगढ़ के जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह दिया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इसको आप पालन कर दीजिए। 3-4 महीने के बाद आपके अंदर एक आत्मविश्वास जग जाएगा कि हाँ, यस, आई कैन बिकम लाइब्रेरियन, अब मैं लाइब्रेरियन बन सकता हूँ। डब्लू, तो डब्लू पे क्या आ जाएगा दोस्तों? डब्लू पे आ जाएगा पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल साइंस। तो हमने 2022 में एक ऐसे ही मजाक मजाक में वीडियो बनाया था और यूट्यूब पे डाला था, और 2022 में हमने राजस्थान थर्ड ग्रेड की तैयारी करवाई थी। तो हमने राजस्थान थर्ड ग्रेड की तैयारी में हमारे यहाँ से पूरे राजस्थान में जो थर्ड रैंक प्राप्त की थी, वो प्राप्त की थी नैना सैनी ने, ठीक है ना। और उसके अलावा पूरे राजस्थान में हमने सबसे ज़्यादा, हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए 120 प्लस विद्यार्थियों को हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। तो राजस्थान में हमने शानदार रिजल्ट दिया। अब हम बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में भी शानदार आपको रिजल्ट देने वाले हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो है पेपर 1 है, ये जनरल पेपर भी हम पूरा करवाते हैं। ये आपका पेपर 2 है, पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस का पूरा कराता है। ये आपकी टेस्ट सीरीज है। अब टेस्ट सीरीज आपको 3 प्रकार की है, टॉपिक वाइज, आपके जो है पार्ट वाइज, और फिर आपको डेली मॉडल पेपर भी आ रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद एग्जाम से पहले मेगा टेस्ट भी आएगा, और यहाँ पर आपको ओल्ड पेपर भी मिलेंगे, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। तो छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल में मैं बता देता हूँ, अभी आपका 50% ऑफर चल रहा है। कितना परसेंट दोस्तों? 50% ऑफर चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 6000 फीस है, लेकिन 6000 फीस है, लेकिन अभी जो फीस हमने की है 2999। तो पहले 100 विद्यार्थियों के लिए ये ऑफर है, 100 स्टूडेंट्स के लिए। जो पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए क्या है दोस्तों, ये ऑफर है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कंटेंट है वो बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि जो आपका पेपर का जो पैटर्न होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और हमने लाइव बैच भी शुरू कर दिया है 1 मार्च से। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि लाइव बैच कर दिया, लाइव एमसीक्यू बैच भी शुरू कर दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो लाइव एमसीक्यू बैच, तो हमारा लाइव एमसीक्यू बैच 1 मार्च से हमने शुरू कर दिया है ऐप के ऊपर, शाम को 7:15 बजे। और जो विद्यार्थी प्रैक्टिस करना चाहता है, रिवीजन करना चाहता है, टेस्ट देना चाहता है, तो मेरी जो 2 किताब आती है, ये किताब है, आपके ध्यान रखना है कि वॉल्यूम 1, ये है वॉल्यूम 1,
और दूसरी किताब है वॉल्यूम 2। कौन सी है दोस्तों? वॉल्यूम 1 और दूसरी वॉल्यूम 1 हो गई, और उसके बाद दूसरी जो किताब है वो है वॉल्यूम 2 हो गई। क्या हो गई? वॉल्यूम 2। ये इतनी शानदार किताब है कि ये किताब जो है बाईलिंगुअल है। बाईलिंगुअल का मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो आंसर है वो आंसर हमने नीचे दिए गए हैं ताकि आप जल्द एनालिसिस कर सकें। और सबसे बड़ी बात है इस किताब की विशेषता कि ये बाईलिंगुअल है। क्या है दोस्तों? बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि ऑल इंडिया कोई भी पढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है इस किताब में नो एरर, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा जो ऐप है, ठीक है ना, जो ऐप किताब को लेने के लिए आप डाउनलोड ऐप, अगर आपको बुक ऑर्डर करनी है, क्या करनी है दोस्तों? बुक ऑर्डर करनी है, तो बुक ऑर्डर करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। बुक ऑर्डर करने के लिए राजसी बुक डिपो से संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे, और ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप जो ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके भी आप अपने घर बैठे किताब को मंगा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और टेलीग्राम में हमने एक लिंक दे दिया है इस किताब को मंगाने का। टेलीग्राम के माध्यम से भी आप इस किताब को मंगा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरीके से हमें प्रेम और स्नेह देते रहिए। हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट, अच्छा से अच्छा क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस क्लास को लाइक कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।